आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है, क्योंकि अभी ड्रॉ करना है तो आपको टाइम लग जाएगा अभी ड्रॉ करने में। देखो डायग्राम पर आई थी आपने और ऑलरेडी स्क्रीनशॉट। अच्छा ऑलरेडी स्क्रीनशॉट हो गया, ये पाशा बता रहा था, तो यही बोला था ना मैं, हम लोग बताओ कहाँ तक हम लोगों ने बोला था। ठीक है, राइट, थैंक यू। तो राइट, तो ये हो गया था। ठीक है, अगर ये हो गया था और ये भी दिखा दिया था कि किडनी कितनी बड़ी होती है, हाँ शायद ये दिखा दिया था ना, कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ये भी लिखा दिया था ना, है ना, लिखा दिया था ना, कितने नेफ्रॉन्स Yes, कितने sir. पाए जाते हैं, नाउ दैट, है ना। हम्म, तो ये तो मैं करा चुका था। ठीक है, ओके। अच्छा ये वाला डायग्राम बताना, ये दूसरा डायग्राम, मेजर क्लासेस माइनर क्लासेस जिसमें पाए जाते हैं, ये सब बताया था क्या, ह्यूमन किडनी। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने ये वाला डायग्राम आपको करवा दिया था, राइट, याद देखो जरा, ये भी करा दिया था ना, बताना एक बार तो ही Yes, बात। sir. हाँ नहीं कराया था, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये वाला डायग्राम देखो, आपको मेनली करना है ये वाला डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, और आप जो स्कूल में बना के आए थे वो ये वाला बना के आना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये मैंने और ज्यादा बेटर वे में बनाया है डायग्राम, जैसा उस डायग्राम में था पिक्चर में उससे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप देखिए, ये आप तो स्कूल में आप इसको इजिली बना भी पाओगे। देखो ये ह्यूमन किडनी है, ह्यूमन किडनी में ऊपर की तरफ ये एक कवरिंग है, इसको रीनल फैसिया कहते हैं। उसके नीचे एक एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, तो रीनल फैसिया जो है ये कवरिंग है, मतलब एक तरह से ऊपर से पाउच है, उसके नीचे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। अब एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, वो हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, कोई वो कुशन की तरह, गद्दे की तरह काम करते हैं, तो ये जर्क से बचाने का काम करते हैं। उसके नीचे रीनल कैप्सूल है, मतलब ये किडनी का कैप्सूल है, किडनी की कवरिंग है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स, ये जो कवरिंग डैश डैश करके मैंने दिखाई है, कॉर्टेक्स वाला कवरिंग है, राइट, ये वाला पार्ट पूरा कॉर्टेक्स का है ना? ये पार्ट, ये वाला पूरा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा नेफ्रॉन का जो हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे की जो कवरिंग है, ग्राउंड सब्सटेंस इसके नीचे का है ना, ये वाला पार्ट। तो उस वाले पार्ट को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। देखिए मेडुलरी पिरामिड इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट है। और दोनों पिरामिड्स के बीच में जो आपको जगह दिखाई दे रही है, उसको पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम कहते हैं, है ना। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग मेजर कैलासिस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है, जो मेन आउटग्रोथ निकली, मेन ब्रांच को हम लोग मेजर कैलासिस बोलते हैं। इस मेजर कैलासिस के फिर से फर्दर ब्रांचेज, इनको हम माइनर कैलासिस बोलते हैं। और इनके ऊपर रीनल पैपिला है, ठीक है। और ये माइनर कैलासिस मिलकर मेजर कैलासिस बनाते हैं, मेजर कैलासिस मिलकर के पेल्विस का फॉर्मेशन करता है, ये वाला हिस्से को हम पेल्विस कहते हैं, ये वाले हिस्से को। और पेल्विस जाके यूरेटर में अटैच है। रीनल आर्टरी से यहाँ पर ब्लड आता है और रीनल वेन से ब्लड वापस चला जाता है, ठीक है, फिल्टर होकर के ब्लड वापस चला जाता है। अब नेफ्रॉन का जो नेफ्रॉन कैसे पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन में जो बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन का होता है वो तो यहाँ पे पाया जाता है। और ऐसे आधा नेफ्रॉन का हिस्सा ऊपर होता है कॉर्टेक्स में और आधा रीनल पैपिला में। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखे मत रहिएगा, इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको आनी भी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो तो बताओ। हालांकि इसमें ऐसा डाउट वाली कोई बात नहीं थी।
नेफ्रॉन का जैसे मैंने बताया आपको, आप उसको समझ के रखिएगा क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। तो ऐसा करो, इसमें नोट करो कुछ। किडनी का मैं, हालांकि किडनी के बारे में मैंने आपको ये तो दिखा दिया था, मेडुलरी। ठीक है, हाँ, ने कुछ नोट कर लो स्ट्रक्चर में। किडनी इज कवर्ड विथ, kidney is covered with outer fibrous membrane, outer fibrous membrane called renal fascia, and below it there is a layer of fat, and below there is a layer of fat called adipose tissue. Full stop. Both are protective in nature. Both are protective in nature. Next, the capsule is made up of capsule is made up of fibrous tissues. They protect kidney. They protect kidney from infection and injury. Next point. Inner side to capsule, there is a dark region. Sir, can you please repeat? Inner side to capsule, there is a dark region called cortex, and a lighter one called medulla. The medullary pyramid contain renal papilla in their terminal part. A human kidney contain 2 or 3 major calyces. ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो आप डायग्राम बनाने वाले हैं वो इसके नीचे वाला, वो भी मैं दिखाता हूं। ये यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम है। देखो,
किडनी से दो यूरेटर आती हैं, एक इधर से और एक इधर से। ये दोनों यूरेटर आकर के एक पॉइंट पे टर्मिनेट करती हैं। ये ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है, इसे ये यूरेटर की ओपनिंग है। ये आउटर यूरिनरी वॉल है, ये इनर यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, बना किस चीज का है? एपिथेलियम का बना हुआ है ना। अब देखो, इसमें दो स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो पहले हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो बाद में। स्फिंक्टर मसल्स वॉल्व की तरह काम करती हैं। जब यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो पहले ये वाला वॉल खुल जाता है, जब हमें लगता है कि वी नीड टू गो फॉर यूरिनेशन, और फिर उसके बाद ये वाला वॉल खुल जाता है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये वॉल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना, दे आर दी वॉलेंट्री स्केलेटल मसल, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, और पीछे वाले इनवॉलेंट्री है। ठीक है, और ये यूरिन पास होने के लिए यूरेथ्रा है। नोट करो इसको भी। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? नोट करो, यूरिनरी ब्लैडर lies in pelvic cavity. Urinary bladder lies in pelvic cavity. Pelvic cavity. It is pear shaped. It is pear shaped. Next point. Inner layer is made up of transitional epithelium, ठीक है, full stop. The muscular layer of urinary bladder consists of ubar muscular layer of urinary bladder consists of smooth muscles, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैव टू स्फिंक्टर मसल्स, द इंटरनल स्फिंक्टर is voluntary in nature, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्ट, इन फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्ट, ये वाली यूरेथ्रा इज शॉर्ट, इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, while in males it is about 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन। हाँ, सर एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी नहीं होता है? नहीं नहीं, ये तो वॉलेंट्री, एक्सटर्नल, इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री होता है, ये लिखा है ना, ये तो वॉलेंट्री। इंटरनल इज वॉलंटरी। इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल इज वॉलेंट्री। एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री, इंटरनल इज इनवॉलेंट्री। अब देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।
एक मिनट हो जाए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन में क्या है कि अब देखो, ये एक नेफ्रॉन है सिंपल। तो मैंने आपको बताया कि जो आउटर आधा वाला, आधा पार्ट ऊपर का ये नेफ्रॉन वाला जो पार्ट होता है, तो इसमें से आधा पार्ट अप्रोक्सीमेटली आप यहां से मान के चलिए, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये वाला हिस्सा होता है रीनल पैपिला या मेडुला जिसको बोलते हैं। अब देखो यहां पर आप देखोगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि ये हिस्सा है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल वो पार्ट है जिस जो कि फिल्टर करने का काम करता है ना। तो इसका काम क्या होता है? फिल्टर करना। तो मेनली फिल्टर करने का काम यही करता है बोमन्स कैप्सूल, है ना। इसमें ब्लड आता है फ्रॉम रीनल आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस नीट के हैं, यही पूछे जाते हैं कि किससे कौन ब्लड लेके आता है। तो यहाँ पर ये रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आती है, और ये रीनल जो ये वाली आर्टरी है, दूसरी आर्टरी है, ये ब्लड लेकर के चली जाती है, ठीक है। तो आर्टेरियोल फ्रॉम ग्लोमरुलस, ठीक है। तो एक आर्टरी लेकर के आती है, दूसरी आर्टरी लेकर के, अब देखो समझते आना, ये लेकर के जा रही है। अब ये जो लेके जा रही है, ये चारों तरफ इसकी ये जो ट्यूब से, किसकी, नेफ्रॉन की ट्यूब है, इनमें लिपटी हुई है। तो क्या होता है कि ये जो ट्यूब है, इन दोनों ट्यूब के बीच में कुछ मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा आप देखो, यहां से निकल करके ये पाइप जो जा रहा है येलो येलो कलर का, है ना। तो यहां पर इसको लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली, कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, ठीक है, पीसीटी। दूसरा, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले विद कैपिलरी नेटवर्क। तो ये लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये यू शेप लूप है, इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। ये जाता है, जाने के बाद ये दूर वाली पाइप जो होती है, ये थोड़ी सी वोमेन्स कैप्सूल से दूर है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सॉरी डिजिटल डिजिटल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको डीसीटी बोलते हैं। तो डीसीटी थोड़ा सा दूर वाला हिस्सा हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बोमेंस कैप्सूल से दूर, इसलिए इसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इसके बाद क्या होता है, तो देखो यहां से फिल्टर, यहां से ब्लड गया और फिल्टर होके, ब्लड फिल्टर होके इधर से निकल आया। इधर से निकलने के बाद यह आर्टरी से जाता है और निकलता किससे, रीनल वेन से। तो रीनल वेन वापस इसको लेकर के जाती है, ब्लड को फिल्टर हो जाने के बाद लेकर के कौन आती है, इम्प्योर ब्लड, रीनल आर्टरी लेकर के आती है। अब देखो क्या होता है, ये जो आर्टरीज है और वेन्स है, ये आपस में इसके एक दूसरे चारों तरफ फंसी हुई है। तो ये क्या करती हैं, इसके बाद जो भी काम की चीज होती है वो इस ट्यूब्यूल से ले लेती है। तो काम की चीज इस ट्यूब्यूल से ले लेती हैं, कि कौन वाली ट्यूब्यूल से, इस वाली ट्यूब्यूल से, है ना। इस ट्यूब्यूल से काम की चीज ले लेती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है इनके पास, वो वेस्ट मटेरियल को इसको वापस दे देती है। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, तो बेकार की जो चीज होती है, मतलब यूरिया हो गया, वेस्ट जो चीज होती है वो से, और पानी इसके अंदर बचता है, वो जाकर के ये डाल देती है किसमें, डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल किसमें डाल देती है, कलेक्टिंग डक्ट में डाल देती है। कलेक्टिंग डक्ट में डालने के बाद अब हम यहां पर इसको यूरिन कहने लगते हैं, और ये ले जाकर के फिर फाइनली नेफ्रॉन्स डाल देता है यूरेटर। ठीक है, क्लियर। नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर नोट करिए। नेफ्रॉन इज a structural and functional unit of kidney. Nephron is a structural and functional unit of kidney. Each kidney have almost 10 lakhs of nephron. Sir, repeat करना. Nephron is a structural and functional unit of kidney. A structural and functional unit of kidney. Each kidney have approximately 10 lakh nephron. ठीक है, nephron is made up of following part: glomerulus, glomerulus is tuft of capillary. Glomerulus is tuft of capillaries. It is consist of arterioles where filtration takes place. Next, Bowman's capsule is double layered cup shaped structure. Bowman's capsule is double layered cup shaped structure. Cup shaped structure.
It is made up of two layers. Outer parietal layer and inner visceral layer. Outer parietal layer and inner visceral layer. जो बाहर किसकी लेयर होती है? Parietal layer and inner visceral layer. The parietal layer is made up of squamous cell, मतलब squamous epithelium, squamous epithelium, while visceral layer is made up of podocyte cell. तो ये बोमन्स कैप्सूल हो गया। बोमन्स कैप्सूल में मैंने आपको बताया जो ये वाली लेयर पराइटल लेयर है, बाहर वाली लेयर, इसको हम पराइटल लेयर बोलते हैं। तो पराइटल लेयर जो होती है ये बनी होती है हमारी किससे? स्क्वैमस से, एपिथेलियल सेल से। और ये अंदर वाली लेयर जो है ये विसरल एपिथेलियल लेयर से बनी होती है, ये पोडोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द परमेबिलिटी ऑफ glomerular membrane, the permeability of glomerular membrane is 100 to 500 times greater, 100 to 500 times greater than usual capillary, Next, PCT. Proximal convoluted tubule. PCT is made up of cuboidal epithelium. PCT is made up of cuboidal epithelium. These cells have numerous mitochondria and finger-like projection which allow them absorption of salt, by active transport, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नीचे वाले पार्ट को मैंने बोला लूप ऑफ हेनेले। मैं आपको एक बात बताऊं, लूप ऑफ हेनेले में ये वाला जो पार्ट होता है, अभी मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा फिल्ट्रेशन में, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, परमिएबल है। और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर वाटर। बाकी हर चीज के लिए, NaCl के लिए परमिएबल है, यूरिया के लिए परमिएबल, बट दिस इज इम्परमिएबल फॉर वाटर।
तो वाटर इससे पास नहीं हो सकता है ना। तो नोट करेंगे, और इसको हम, ये जो लूप बनना है इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो नोट करेंगे, लूप ऑफ हेनले it is made up of descending limbs and ascending limbs. It is made up of descending limbs and ascending limbs. So descending and ascending. Limbs, limbs, limbs. Descending limbs and ascending limbs. This full stop. Cells, the cells of this tube have much less mitochondria, much less mitochondria and microvilli, much less mitochondria and microvilli as compared to PCT, as compared to PCT. Presence of few organelle, presence of few organelle indicate the passive role of absorption in comparison to passive role of absorption in comparison to active role. ठीक है भाई। The ascending limb, next point है इसी में, the ascending limb is lined by cuboidal epithelium. The ascending limb is lined by cuboidal epithelium, full stop, and cells have, the cells have numerous mitochondria. DCT, DCT is made up of cuboidal cells. DCT is made up of cuboidal cells that have few microvilli, full stop. The DCT joint collecting duct and collecting duct unite to form duct of Bellini, duct of Bellini.
which further runs through which further runs through renal papilla. ठीक है। सर डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है? डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होती है यार कि ये सब मिलकर के ना, ये जितनी सारी कलेक्टिंग डक्ट है ये आपस में फिर मिल जाती हैं, है ना। तो जो इनके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट कलेक्ट ट्यूब बनती है उसको डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। और फिर वो फिर फाइनली मतलब इससे ज्यादा मोटी होती है, वो यूरिन को कलेक्ट करती है और वो फिर फाइनली यूरिन को कलेक्ट करके पेल्विस में ले जाती Okay, sir. है। ठीक है। और एक चीज और, एक मिनट रुकना, मैं अभी एक चीज और बताता हूँ आपको। एक डायग्राम आपको और बनाना पड़ेगा, रुक जाओ, गिव मी 1 सेकंड। ये तो नोट कर लिया ना, मैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं कोई सही सा डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। देखो एक मिनट रुकना, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आप समझिए बात को, क्योंकि कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, इसमें यही बार कंफ्यूजिंग चीज है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लेंगे, JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। तो ये रहा आपका, देखो JGA होता क्या है। तो अब आप देखेंगे ये वाले पार्ट को हम इनलार्ज करके देख रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो, ये एक इफरेंट है एक एफरेंट है, ठीक है। तो एक यहां पर लेकर के आ रही है और ब्लड को एक दूसरी लेकर के जा रही है ना। एक इफरेंट है और एक एफरेंट है। अब आप देखेंगे कि इफरेंट एफरेंट दोनों ट्यूब्यूल ये डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में DCT में क्या है, कनेक्टेड है ना। अब देखो ये हो गया हमारी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, है ना। और ये वाली जो आ गई है कि ये क्या है, एफरेंट एफरेंट ट्यूब्यूल। दोनों के बीच में ये एपिथेलियल लेयर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, JGA। दिस इज कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ, ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज JGA। और इससे क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट्रा ग्लोमेरुलर
apparatus. नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नोट करना शुरू करें, जेजी हेडिंग डाल के। स्मूथ मसल सेल्स ऑफ बोथ smooth muscle cells of both afferent and efferent arteriole afferent and efferent arterioles smooth muscle cells of both afferent and efferent arterioles are swollen and contain dark granule are swollen and contain dark granules these cells are called juxtaglomerular cells. These cells are called juxtaglomerular cell. Full stop. The granules are composed of renin. The granules are composed of, तो देखो ये juxtaglomerular cells होती हैं, ठीक है। The granules are composed of renin. R-E-N-I-N. Contain renin. Full stop. Renin is an enzyme which act as hormone. रेनिन का क्या फंक्शन होता है? रेनिन क्या काम करता है? बोलो भाई, बता चुका हूं मैं आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन? क्या काम करता है पाशा रेनिन? बोलो भाई। इल्मा, इशिका, अरे तुम लोग आगे के पढ़ते हो क्या, पीछे भूल जाते हो क्या? घर में नहीं पढ़ते हो क्या पाशा? क्यों? वेरी गुड इशिका। क्या फंक्शन क्या है इशिका? तोइबा, रिवीजन नहीं हो रहा बेटा क्या? मैंने आपको स्पेशली लिखवाया था कि ये वो एंजाइम है, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मैंने बताया था कि वो एंजाइम में पूछा भी मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है कि जो छोटे बच्चों में निकलता है और बड़ों में नहीं निकलता। आशा एक घूंसा मारेंगे तुम्हारे पकड़ के तेज से। रिलीज प्राइमरली बाई किडनी, हमें देख करके बता रहे हो, इसी चैप्टर से आए पढ़ के बता रहे हो। मैंने बताया था डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसका एंजाइम का क्या काम होता है? डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने उसको है, याद नहीं किया? मैंने साफ साफ लिखवाया था, आप सभी लोगों को लिखवाया था मैंने, देखिएगा आप नोट्स देखिएगा। मैंने लिखवाया था कि रेनिन इज द एंजाइम व्हिच इज रिलीज्ड इन यंग वंस एंड इट स्टॉप्स रिलीजिंग इन एडल्ट वंस एंड इट डाइजेस्ट मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, चीज बनाने में यूज होता है, ये भी बताया था मैंने। पुराना रिवीजन करिए, आपको मैं अब आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा। मुझे लग रहा था आप लोग पूरा पुराना पीछे वाला पढ़ रहे हो। रिवीजन कीजिए, पुराना वाला नोट कीजिए।
जी पुराना वाला याद होना चाहिए जो मैंने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल। अगर मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको याद होना चाहिए, 101% पूछूं तो और रिप्लाई आना चाहिए आप लोगों का, अभी तो पढ़ने का मतलब है भाई। रेनिन इज एन एंजाइम, एंजाइम है विच एक्ट एज हार्मोन, वो यहां पे हार्मोन की तरह काम कर रहा है लेकिन ये एंजाइम है, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो हमारे स्टमक से निकलता है। इट renin is enzyme which act as hormone. It is secreted by juxtaglomerular cell. It is secreted by juxtaglomerular cell. Full stop. Renin convert angiotensin, renin convert, renin convert angiotensinogen, renin convert angiotensinogen into angiotensin, into angiotensin, which is found in blood, which is found in blood. Full stop. Angiotensin, angiotensin increases the blood pressure. Angiotensin increases the blood pressure. Next point इसी में, angiotensin also stimulate, ये पूरा पैराग्राफ नीट को डेडिकेटेड है, पूरा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। Angiotensin also stimulate secretion of aldosterone. Angiotensin also stimulate secretion of aldosterone. So swelling. अच्छा, aldosterone. Angiotensin also stimulate secretion of aldosterone by adrenal cortex, by adrenal cortex. Thus, it influences the reabsorption of, it influences reabsorption of sodium ion by DCT, by DCT and So by DCT. by DCT and water by collecting duct, and water by collecting duct. ठीक है, और एक मिनट, तो ये हो गया हमारा जक्स्ट्रा ग्लैमरुलर ऑपरेटस, है ना। ये जो मैंने लिखाया ये नीट में कई बार बहुत तरह से क्वेश्चन है, ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई डाउट तो पूछ लो।
अब देखो, तो ये था हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब देखो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट। हाँ, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है ना, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखो अब ये जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, ये आपको मेरा एक हैंड रिटन डायग्राम है, उसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, पीडीएफ के फॉर्म में है ना, और इससे आपको समझ में आएगा, काफी बड़ा डायग्राम है एक्चुअली। देखो इस डायग्राम से जितने क्वेश्चन होंगे सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है ना, पीडीएफ के फॉर्म में है, और ये आपको पूरा का पूरा मैं अभी इसको शेयर कर दूंगा है ना। वेट, मैं इसको अभी के अभी शेयर कर देता हूँ निष्कर्ष जी को, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, प्रोवाइडेड आप इसको डाइजेस्ट कर ले जाओ, इससे जितने आपके क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। और मैं अभी शेयर कर देता हूँ, वो आपको दे देंगे। वेट, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ डायग्राम, और आप इस डायग्राम को कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाओगे, इसका आप कॉपी करोगे और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। इससे दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इससे नीट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक्सक्रीशन का जो आपसे छूटेगा, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो अभी मुझे मिल नहीं रहा, अभी मुझे मिलेगा मेरे फोन में तो मैं वो कर दूंगा है ना। तब तक के लिए आप इसे समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और फिर मुझे मिलेगा तो मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा। देखो अब ये क्या है, हमारा नेफ्रॉन, ये बताता है कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है और यूरिन बनता कैसे। अब आप समझिए, एक तरफ से यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन में एक तरफ से ब्लड आता है, और मतलब आर्टेरियोल से और रीनल वेन से निकल जाता है। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो भी ये फिल्टर होकर के सब्सटेंस जा रहा है, इसको हम यूरिन नहीं कहते। तो अभी क्या हुआ, ब्लड यहाँ से गया और यहाँ से इसने फिल्टर करके कुछ मटेरियल, इसको हम फिल्टरेट कहते हैं। अभी यूरिन टर्म हम यूज नहीं कर सकते, फिल्टरेट। तो मतलब कि जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल था प्लस थोड़ा बड़ा पानी, वो निकल के, पानी भी चला गया मतलब वाटर भी निकल गया और फिल्टरेट भी निकल गया। अब ये पहुंचता है पीसीटी में, है ना। पीसीटी में सोल्यूशन आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है ये आइसोटोनिक है, मतलब कि इसके अंदर वाला जो सोल्यूशन है और ऊपर ब्लड है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। यहाँ पे पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है, ड्रग है ना, और पेंसिलिन और इंटरस्टिशियल ये ब्लड एंड पेंसिलिन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड और पेंसिलिन दो चीज यहाँ एब्जॉर्ब होती है। अब बाकी मेन चीज यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होती है। अब देखो जो बाहर की तरफ जो एरो बना है, इसका मतलब वो बाहर एब्जॉर्ब निकाल लिया जा रहा है इस फिल्ट्रेट से। अंदर की तरफ जो एरो बने उसका मतलब होता है वो चीज अंदर चली जा रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने साइड में सब पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, सोडियम एंड पोटेशियम बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम और पोटेशियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बॉडी वापस ले लेती है ताकि वो वेस्ट ना होने पाए। 65% यूरिया इज एब्जॉर्ब, और यहाँ पे 65% जो यूरिया होती है उसको ये ट्यूब्यूल अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है, कैसे, डिफ्यूजन से, ठीक है। ग्लूकोज बॉडी वापस ले लेती है फिल्ट्रेट से, एमिनो एसिड काम के जो जा रहे होते हैं वेस्ट उनको वापस ले लेती है, ठीक है। और क्या क्या अंदर डाल देती, ड्रग्स इसके अंदर डाल देती है फिल्ट्रेट में, हाइड्रोजन आयन अंदर चले जाते हैं, क्रिएटिनिन अंदर चला जाता है, अमोनिया अंदर चली जाती है। ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है देखते हैं,
वो मेडुला वाला पार्ट है। अब देखो यहां पर आ जाते हैं, अब ये नीचे वाला मेडुला वाला पार्ट है। मेडुला वाले पार्ट में दिस इज हाइपरटोनिक, है ना। तो ये क्या है, हाइपरटोनिक है। क्यों, मतलब इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड से ज्यादा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक टू ब्लड बाई H2O एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो अंदर का जो सोल्यूशन होता है तो ब्लड हाइपोटोनिक हो जाता है और अंदर वाले का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वाटर एब्जॉर्ब जाने से, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हमारी डिसेंडिंग लिम्स है ना। और यहाँ पे वाटर कैसे आया, पैसिव ट्रांसपोर्ट से वाटर आया, इसको हम लूप ऑफ हेनेले कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको देखो बताया था दिस इज इम्परमेबल टू वाटर। ये जो असेंडिंग लिम्स है, ये डिसेंडिंग लिम्स था, ये असेंडिंग लिम्स से ऊपर चढ़ने वाला, ये वाटर के लिए इम्परमेबल, लेकिन दिस इज परमेबल टू NaCl, लेकिन ये सॉल्ट के लिए परमेबल है, यूरिया के लिए परमेबल है। तो यूरिया यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट से लीक होकर के आ रही, वो यूरिया फिर से इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब देखिए अब देखो यहां पर फिर ये असेंडिंग लिम्स के बाद ये हमारी क्या है, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। DCT में अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जब ये जाता है तो देखो अभी हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस से, है ना, उसकी हेल्प से। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। ADH रिलीज होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहां से, DCT से। तो DCT से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम ADH करता है। यहां पर जो फिल्ट्रेट होता है ये फिर से ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। इसके बाद अब आप देखिए कैल्शियम आयन बाहर आ जा रहे हैं, फॉस्फेट बाहर आ गया, क्लोराइड बाहर आ गया, पोटेशियम आयन अंदर चले जा रहे हैं। इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, अभी हमने पढ़ा, तो एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में अब क्या होता है, ये सोडियम और क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लिया था। नाउ इट इज कॉल्ड यूरिन। अब हम यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, इसके बाद इसके लिए टर्म यूज करना देता है यूरिन, इसके पहले हम इसको फिल्ट्रेट ही कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये यूरिन बन जाता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। कहां पे कंफ्यूजिंग है इशिका, बताओ, विच पार्ट इज कंफ्यूजिंग। कंप्लीट थिंग। देखो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पे कैसे कैसे हो रहा है। देखो देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग यार, लुक, अभी तो इसीलिए मैंने डायग्राम को खुद से बनाया है। देखो सिंपल है, नेफ्रॉन है एक, नेफ्रॉन में यहां से ब्लड गया और यहां से ब्लड फिल्टर होकर निकल आया, बॉडी में वापस चला गया। अब ब्लड से क्या क्या फिल्टर होकर के गया है, तो ब्लड से एक तो वाटर निकल गया, यूरिया निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई इसके साथ में फास्फोरस, क्लोराइड, सोडियम, ठीक है, और कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम, ये भी चले गए, ग्लूकोज चला गया, एमिनो एसिड चले गए। अब ये चीजें तो बेकार में हमारी बॉडी से निकली जा रही है, तो हमारे काम की चीजें हैं। इन सब बॉडी को, इन सब चीजों को इससे वापस निकालना है। तो अब क्या होता है, इसको फिल्ट्रेट, यहां से गया फिल्ट्रेट, इस पूरी पाइपलाइन से पास होता है, यहां गया, यहां गया। जब इस लाइन से, पाइपलाइन से पास होता है, तो पाइपलाइन के अलग अलग पार्ट पे, अलग अलग पार्ट पे काम की चीजें इससे, फिल्ट्रेट से ये सब चीजें वापस निकाल ली जाती हैं, ठीक है, और यहां पर आकर यूरिन बन जाता है। बताओ इज तो इट क्लियर। ये सब चीजें PCT से जाते हैं। हाँ पीसीटी से, हाँ तो यहां से स्टार्ट होता है पीसीटी से फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। तो जितनी भी काम की चीजें हैं ये फिल्ट्रेट से वापस ले लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। अभी समझ आया, बताओ, यस सर। नहीं समझ आया। मतलब हमारे यूरिन में बहुत सारी काम की चीजें, न्यूट्रिएंट चली जाती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट बॉडी, अब उस पाइपलाइन से जब पास होता है यूरिन, तो बॉडी क्या करती है,
व्हाट इज ऑल गोइंग थ्रू वेयर? देखो चलो मैं बताता हूँ व्हाट इज गोइंग हियर। ये नेफ्रॉन है, ठीक है। देखो ये किडनी है ना। इस किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं। उन फिल्टर्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। वो नेफ्रॉन ऐसे हैं, ऐसे। और ये सब जाकर के इनका आखिरी वाला हिस्सा जुड़ जाता है। ये नेफ्रॉन को हम इनलार्ज करके देखते हैं। काम क्या होता है नेफ्रॉन का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नेफ्रॉन का सिंपल सा काम होता है कि एक तरफ से इसमें ब्लड आएगा और ब्लड में जो बेकार की चीजें वो फिल्टर हो जाएंगी और प्योर ब्लड यहां से वापस निकल जाएगा। तो ये जो ग्लोमरुलस है ये फिल्टर की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि ब्लड से एक तो वाटर निकाल लेता है और वेस्ट मटेरियल यूरिया निकाल लेता है। और यूरिया के साथ में ये इतना अच्छा फिल्टर नहीं है, तो क्या होता है, ये इनएफिशिएंट फिल्टर है। तो वाटर चला जाता है, यूरिया चला जाता है, और वाटर और यूरिया के साथ में एमिनो एसिड, मिनरल्स, ग्लूकोज, एंजाइम, ये भी चले जाते हैं। तो ये इसने सब ले लिया। ये क्या है, इस पूरे को हमने बोला फिल्ट्रेट। लेकिन ये सब यूरिन के साथ वेस्ट में निकल जाएंगे, लेकिन इनको निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए बताओ? इनको जाना चाहिए यूरिन के साथ कि नहीं जाना चाहिए? शुड दे गो विद यूरिन और नॉट? बोलते हो, मुझे बताते हो। नहीं ना। तो बॉडी क्या करेगी इनको? व्हाट विल बॉडी डू? सो बॉडी विल रीएब्सॉर्ब देम। कहां से? इस पाइपलाइन से बोलेंगे भैया ये आप काम की चीज लेके जा रहे हो, हमको वापस दो। तो इस नेफ्रॉन के पाइप से पास होकर के यूरिन जाएगा। जैसे जैसे पास होता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम की चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। और फाइनली यहां जब यहां तक पहुंचेगा, तो जब यहां से आखिरी मतलब यहां से जब निकलेगा, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते अब यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ यूरिया और वाटर बचेगा, जिसको हम यूरिन कहेंगे। सिर्फ यूरिन बचेगा। और यूरिन के अलावा जितनी काम की चीजें होती हैं, कुछ चीजें निकाल ली जाएंगी पीसीटी में, कुछ चीजें निकाल ली जाएंगी डीसीटी में, कुछ चीजें निकाल ली जाएंगी लूप ऑफ हेनले में, और कुछ चीजें निकाल ली जाएंगी कलेक्टिंग डक्ट। आप समझ आया? यस सर। ठीक है। यहां पर डीसीटी के पास में यहां पर दो, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे दो हार्मोन भी, एल्डोस्टेरोन है ना, काम करने लगता है। आप समझ में आ गया? आप ही समझ में आ गया कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर इज गोइंग ऑन? ये बताओ पहले। सर भी लास्ट वाला क्या बोला? लास्ट में मैंने बताया कि यहां पे सोडियम एब्जॉर्ब होता है और यस यहां पे सर। वाटर एब्जॉर्ब होता है। ये दोनों जो होते हैं दे आर डन अंडर द कंट्रोल। ये सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। ये वाटर एडीएच की वजह से कंट्रोल हो रहा है, निकाला जा रहा है कहां से? अंदर से, ताकि यूरिन के साथ ज्यादा अमाउंट पे वाटर वेस्ट ना होने पाए। यूरिन के साथ वाटर निकल जाता है तभी तो हमें बार बार पानी पीना पड़ता है, क्योंकि ब्लड से ग्लोमेरुलस बार बार वाटर निकाल ले रहा है। यहां तक क्लियर है? बोलिए भाई। बताओ भाई, टेल मी प्लीज। इशिका, इज इट क्लियर?
ठीक है, इसी चीज को मैंने डिटेल वे में अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब देखो, इसी बात को मैंने और डिटेल में ये कैसे होता है और क्यों होता है, तो वही मैंने आपको यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, मैं आपको यही बात यहां पे बता रहा था। जब यहां से फिल्ट्रेट पास आउट होता है तो यहां पर क्या होता है, दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पीसीटी में एक्टिव पोटेशियम वापस निकाल लिया जाता है, क्लोराइड वापस ले लिया जाता है, सोडियम वापस ले लिया जाता है, और 65% यूरिया ये इसके अंदर चली जाती है, 65% यूरिया इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, ये काम कॉर्टेक्स में हो रहा है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में, इसमें मेडुला में, यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो अंदर वाला सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड हो जा रहा है। और ये कैसे हो जा रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है। अब हेलने के बाद इसमें ये यूरिन ऊपर की तरफ जाता है। जब यूरिन ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर NaCl एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, यूरिन से वापस निकाल लिया जाता है। फिर यूरिन आगे की तरफ बढ़ता है पीसीटी में, है ना, डीसीटी में। जब ये डीसीटी में जाता है तो डीसीटी में जब ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पर एक हार्मोन है एडीएच। एडीएच हार्मोन निकलता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इस एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या निकाल लिया जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद फिर हमारा यूरिन यहाँ पे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद यहाँ पे फिर से इससे सोडियम एब्जॉर्ब निकाल कर लिया जाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सोडियम और एब्जॉर्ब हो जाता है, क्लोराइड निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर हम इस फिल्ट्रेट को यूरिन कहने लगते हैं, और ये वापस यूरिन जाकर के रीनल पेपिला के थ्रू होता हुआ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस, ये हमें याद रखना है किस पार्ट में क्या एब्जॉर्ब किया जाता है। नॉट ऑल पार्ट बट सोडियम, पोटेशियम, वाटर कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। आप बताओ, क्लियर है? बोले भाई। ठीक है, तो मैं ये वाला डायग्राम शेयर कर दूंगा, मैं निकाल के अभी सर्च करके शेयर करूंगा, है ना। और क्या है, नोट कर लो, कुछ पॉइंट नोट कर लो इसी में, इसी हेडिंग के अंदर पे कुछ पॉइंट नोट कर लो। ग्लोमेरुलस on an average, glomerulus on an average filter, हेडिंग मैंने अभी बताई थी ना कि ये वाला यूरिन फॉर्मेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, यूरिन फॉर्मेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। On an average, glomerulus filter 1100 to 1200 ml blood. On an average, glomerulus filter 1100 to 1200 ml of blood per minute. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The glomerular filtrate contain large amount of water and other soluble substance. Large amount of water and other soluble substance like urea, uric acid,
यूरिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम and some of vitamins. Some of vitamins. Next. Next point है absorption of selected material. Absorption of selected material takes place from filtrate into blood. Filtrate into blood at particular part either actively or passively. This is called tubular reabsorption. This is called tubular reabsorption. Next point. In PCT, approximately 65% of filtrate is reabsorbed. Full stop. Sodium and potassium are reabsorbed by active transport. Full stop. इसी में लिखेंगे क्लोराइड, यूरिया and other substances by diffusion. Next point. Descending limb reabsorb water and ascending limb is impermeable. Ascending limb is impermeable to water, aldosterone, water, potassium, water, potassium, and sodium, but permeable to urea. Next point. In DCT,